फौज में सर आप मेजर जनरल रैंक तक पहुंचे और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के अंदर कमांडेंट होना सर बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ से वो सैनिक निकलते हैं जो देश के लिए आप कह सकते हैं कि हर जगह मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आपने ऐसे सैनिकों को बनाया जिससे देश मजबूत होता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में हमने एक सबसे बड़ा बहुत ऊंचा नाम है इसका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। यहाँ पर इंडियन आर्मी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाहर की जो सेनाएं हैं फ्रेंडली कंट्रीज़, उनकी सेनाओं को भी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद वो ऊंचे हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में लड़ाई की क्षमता रखते हैं। साई यूनिवर्सिटी जो कि पालनपुर में है, वहाँ पर आपने एक नया डिपार्टमेंट चालू करवा दिया और डिपार्टमेंट भी एकदम अनोखा, शिव प्रबल डिपार्टमेंट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर। ये कैसे, इसके पीछे क्या एम है और ये एकदम ऐसा यूनिक सा काम कैसे, किस तरीके से? जब मैं चेयरपर्सन था तो मैंने इस यूनिवर्सिटी को जो पालनपुर के नज़दीक है देखा और मैंने सबसे पहले ये कहा कि इस यूनिवर्सिटी में नॉर्मल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। धौलागिरी के 12,000 के पहाड़ आपको देख रहे हैं, पहाड़ों के बारे में स्टडीज़ शुरू कीजिए। और इन्होंने वो मेरा आइडिया लिया और ये डिपार्टमेंट शुरू किया। मैं हर जगह जा रहा हूँ और जहाँ जा रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को जोड़ूँ, लोग मेरे साथ जुड़ें और एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम नेचर के साथ एक मूवमेंट शुरू हो जाए। तो अभी तक मूवमेंट नहीं है, अभी तक हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने की मूवमेंट नहीं है। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पहुंचूं लोगों तक। हमारे साथ में आज मेजर जनरल अतुल कौशिक हैं, जो कि फॉर्मर कमांडेंट हैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इंडियन आर्मी, और इसके साथ साथ फॉर्मर चेयरमैन हैं हिमाचल प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी कमीशंस के। और उसके अलावा सर ने बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव चालू किए हुए हैं। सर, आज आप पहाड़ की आन बान और शान हैं। पहाड़ का आदमी पक्का आदमी, और उस पक्की चीज़ को आपने और भी मजबूत किया है। सर, आपने एक छोटे से नहान से चल करके एक ऐसा मुकाम बनाया फौज के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हेल्थ सिस्टम के अंदर, मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। सर, ये किस तरीके से, कैसे सिलसिला चालू हुआ? तो धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर प्रदीप कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी, सच कहा है आपने। मैं छोटा सा एक शहर नाहन में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद एजुकेशन के लिए शिमला गए और शिमला में स्कूल और कॉलेज एजुकेशन करने के बाद यूनिवर्सिटी में 1 साल बिताने के बाद फिर फ़ौज में चले गए, कमीशन हुए गोरखा रेजिमेंट में। जी जी। और तकरीबन 40 साल ट्रेनिंग पीरियड जोड़कर 2019 में मैं रिटायर हुआ। रिटायर होते ही मुझे फिर यहाँ हिमाचल गवर्नमेंट ने चेयरमैन रेगुलेटरी कमीशन, जिसका मैंडेट था जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और 275 प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब शामिल है, उनकी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर निगरानी रखना था। और मेरे पास एक क्वासी जुडिशियल पावर्स थी। जी। वो टेन्योर भी पूरा हुआ पिछले साल और अब मैं 2 NGOs चला रहा हूँ और साथ में एक NABET में जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसमें एक एडवाइजरी रोल, छोटा सा रोल है। उसमें कभी कभी मैं जाता हूँ दिल्ली में मीटिंग के लिए, जो क्वालिटी कंट्रोल हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधीन आता है। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। सर, फौज में किस तरीके से पहुँचे सर? फ़ौज में हमारे घर से मेरे कुछ एक भाई जो कज़न ब्रदर्स हैं, वो पहले ही फ़ौज में थे, उनसे प्रेरित हुआ। गोरखा हैट से प्रेरित हुआ। जी। और जब हम यूनिवर्सिटी में आए, तैयारी तो हम और एग्ज़ाम्स की कर रहे थे, लेकिन पहला एग्ज़ाम हमारा CDS पड़ा और उसमें निकले और फिर उसके बाद पूछना ही नहीं हुआ। फ़ौज में इतने लिप्त हो गए, फ़ौज के रंग में इतने खो गए कि मालूम ही नहीं पड़ा कि कैसे समय बीता। जी, फौज में सर आप मेजर जनरल रैंक तक पहुंचे और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के अंदर कमांडेंट होना सर बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ से वो सैनिक निकलते हैं जो देश के लिए आप कह सकते हैं कि हर जगह मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आपने ऐसे सैनिकों को बनाया जिससे देश मजबूत होता है। सर, कोई ऐसा कोई किस्सा हो फौज का जिसमें, क्योंकि हमारी रिसर्च ये कहती है कि बहुत सारे टेररिस्ट को भी आपने सरेंडर करवाया
और कोई ऐसा मतलब चैलेंजिंग कोई आप शेयर करना चाहते हैं प्लीज़? पहले तो मैं थोड़ा आपको पहाड़ों के बारे में बताऊंगा हाँ जी, ज़रूर। कि कमांडेंट हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल मैं 2017 से 2019 तक रहा। उससे पहले भी क्योंकि फ़ौज में बहुत पोस्टिंग्स होती हैं, मेरा तकरीबन 60% टेन्योर जी, हाई ऑल्टीट्यूड में बीता है, जी, जिसमें जी। सिक्किम से लेकर अरुणाचल और फिर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में काफ़ी समय बिताया। पहाड़ सिखाते बहुत हैं, बहुत जी, जी। सिखाते हैं। जी, जी। ऑब्वियसली जब मैं बचपन में पहली पोस्टिंग मेरी सिक्किम में 16,000 की हाइट पे थी, नथुला पास को डोमिनेट करता था। वहाँ पर एक अकेलापन ने मुझे बहुत सिखाया, और पहाड़ों का जो इमोशंस हैं, रंग हैं, पहाड़ों के मूड्स हैं, हाँ, हाँ। मौसम के हिसाब से कैसे तब्दीली होती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो ये मेरे बहुत काम आया आगे, और अभी तक काम आ रहा है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में हमने एक सबसे बड़ा, बहुत ऊंचा नाम है इसका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। यहाँ पर इंडियन आर्मी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाहर की जो सेनाएं हैं, जी, जी। फ्रेंडली कंट्रीज़, उनकी सेनाओं को भी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और इस ट्रेनिंग के बाद वो ऊंचे हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में लड़ाई की क्षमता रखते हैं। जी। और साथ ही इसमें से कुछ एक चुने हुए जो जवान ऑफिसर्स हैं, वो फिर पर्वतारोही भी बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। और एवरेस्ट, कंचनजुंगा, कई ऐसे योद्धा हैं जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग के बाद, जिन्होंने कई बार एवरेस्ट, कंचनजुंगा की बड़े बड़े जो 8,000 से ऊपर पहाड़ हैं, उन पर चढ़ाई करी। मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर और नागालैंड में जो टेररिस्ट इलाके थे, काफ़ी समय रही। तकरीबन 11 साल मैंने कश्मीर में बिताए हैं, और तकरीबन 2 ढाई साल नागालैंड के इलाके में भी रहा हूँ। जी, जी। कई मुठभेड़ हुई हैं, उसमें फ़िज़िकल जो मेरे को बैटल कैजुअल्टी भी हुआ हूँ। जी। मैं ग्रेनेड ब्लास्ट और गन शॉट वुंड में। तो ये जो भी ऑफिसर ऐसे इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पर कई चैलेंजेस होते हैं। लेकिन ये ज़रूर सीखा है कि हमने कि अपने ही लोग, और उन्हीं लोगों के बीच में जब हम रहते हैं, तो 99% लोग अपने बन जाते हैं, चाहे कश्मीर चाहे नागालैंड। 1% ज़रूर अलग निगाहों से देखते हैं। तो उनको जब वो हम कार्रवाई करेंगे, तो हमें उनसे मुकाबला करना पड़ता है। और कई मुकाबले हुए, कई कई मुठभेड़ हुई हैं। जी, जी। उनके बारे में विस्तार से बता नहीं पाऊँगा किन-किन जी, इलाकों जी। में, लेकिन काफ़ी एक्शन देखा है, और जी। काफ़ी टेररिस्ट भी ख़त्म हुए हैं, और यही है। सर फ़ौज की इतनी आपने इतने साल का एक्सपीरियंस है। अगर उसमें हम बात करें कोई एक ऐसा मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट जिसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएँ, ज़रूर शेयर करें? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग असाइनमेंट था जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था राष्ट्रीय राइफ़ल का। जी। तो ये एक काउंटर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी की, जो कश्मीर में तैनात है। जी। और उस समय का, जिस समय मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाऊँगा कब, हाँ बट जी। उस समय सिचुएशन कश्मीर वैली में हाँ जी। काफ़ी चैलेंजिंग थी। तो उन ये दिनों लगभग तक कौन-सा साल रहा होगा? 90s? 2000 नहीं, 2001 पहला जब मैं था एज अ कैप्टन, जी, तो जी। तब पलायन हो रहा था, कश्मीरी पंडित छोड़ रहे थे। 1990 89-90 की बात है, जब पलायन हो रहा था, और हमें नागालैंड से मूव करना पड़ा कश्मीर में। और जी। हमने देखा कि कैसे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें पलायन कर रही हैं, कश्मीर छोड़ रही हैं। हुँ, हुँ। बड़ा चैलेंजिंग था उस समय, और दुख भी बहुत था। रोकने की कोशिश करी, रुक नहीं रहा था कोई। और दूसरा, जब मैं कमांड कर रहा था उस समय, काफ़ी ज़्यादा एक्शन हुए हैं, जिसमें मेरे अपने ऑफिसर, जो मेरा सेकंड इन कमांड था, जी। वो शहीद हुआ। 2-3 ऑफिसर्स को गोलियाँ, जैसे उसको गोलियाँ लगी, और हमने जी। गिनती नहीं बताऊंगा, बहुत टेररिस्ट बिल्कुल सर, हम मारे। सैल्यूट करते हैं सर आपके इसके जोश को। सर, पहाड़ के अंदर हम 3 चीज़ की कमी देखते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। आपने हम तो कुछ लोग तो रिटायर हो जाते हैं, घर बैठते हैं, आराम करते हैं। आपको मैं कहूँ रिटायर तो नहीं, आपको रिटायर लग गए। आपने एजुकेशन को भी चेंज करने की कोशिश की, एम्प्लॉयमेंट को भी चेंज करने की कोशिश की, और जो लोगों की मूवमेंट है उसको भी आपने स्टॉप करने की कोशिश की, और आप वापस अपने होम टाउन पहुँचे, जहाँ आप एक अच्छा रिटर्न बैक तो कर ही रहे हैं। कई बार हमको देखने को मिलता है कि
हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अगर ये 3 चीज़ हो जाएं पहाड़ में तो कितना अच्छा होगा पहाड़, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जीवन यापन करेंगे लोग। सही कहा आपने कि पहले तो पहाड़ों का मौसम, पहाड़ों की जो एक ऑरा है वो ही इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर आप ये तीनों चीज़ें गेन कर सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और अपना वेलफेयर सारा मौजूद है। बट हमें देखना है कि कैसे उसको और सही कर पाएँ। तो मैं जब चेयरमैन था एजुकेशन कमीशन का, हाँ जी, तो वहाँ देखा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं, जी, हॉलोनेस की तरफ है। और उसमें पहले जैसे मैंने कहा कि रोटे सिस्टम है, मेमोराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इस सिस्टम में क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग की बात ही नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात ही नहीं होती है, जॉब ओरिएंटेड है, सिर्फ जॉब ओरिएंटेड है। हाँ, इसमें एथिक्स की बात, वैल्यू सिस्टम की बात नहीं होती है। और जितने भी हमारे पहाड़ के बच्चे हैं वो कॉलेजेस में जा रहे हैं सिर्फ जॉब के लिए। अच्छा, और क्योंकि कुछ एक कॉलेजेस की सिचुएशन हिमाचल में ठीक नहीं थी और अभी भी नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में। अगर उनके पास अच्छा पैसा है तो बाहर जाकर स्टडीज़ करें। तो मैंने कोशिश करी कि हिमाचल को एक एजुकेशन का हब बनाया जाए। जी, जी, और उसमें मैंने यही कहा कि पहले तो अपने पॉलिटिकल लीडर से और जितने भी बुद्धिजीवी हैं हाँ जी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाकर हिमाचल एक जो देवभूमि है उसके जी, बारे जी, में बताइए कि यहाँ माहौल पहले ही एजुकेशन का है। हाँ जी, हाँ तो जी, बिल्कुल सही बात। क्यों ना यहाँ रहें और एजुकेशन को थोड़ा सस्ता कराएं। प्राइवेट एजुकेशन महंगी है और हाँ जी, गवर्नमेंट एजुकेशन में इतनी वैकेंसीज नहीं कि सबको एडजस्ट कर पाए। तो यस, प्राइवेट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस आ रखे हैं यहाँ पर, उनकी जो चार्ज करते हैं उसको हमने कभी कभी कम भी कराया है। लेकिन फिर भी हम इसमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। काफ़ी बच्चे हैं जो हिमाचल को छोड़कर बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हाँ जी, जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, पहाड़ी लोग जनरली हेल्दी और सही रहते हैं। लेकिन ये जो कंज्यूमरिज्म और ये जीडीपी ग्रोथ की जो एक हमारी सोच है और जो हमारी प्रोग्रेस है, उसने इम्पैक्ट पहाड़ों में भी डाला है। खाने पीने में बड़े चेंजेस आए हैं, जंगल कटे हैं, कई जगह रास्ते ज़रूर बने हैं लेकिन वनस्पति का नुकसान हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट लोगों में भी पड़ा है। खाना पीना जब चेंज होगा और जब गाड़ियाँ हर जगह मिलेंगी हाँ जी, तो वो आदतें बिगड़ेंगी और सेहत पर असर पड़ेगा। जी, जी, जी। सर, आपने एक कथन को सार्थक किया है कि लीडरशिप इज एक्शन, लीडरशिप इज नॉट पोजीशन। आप चेयरमैन रहे हिमाचल सरकार के अंदर और सब लोग कहते हैं बड़े सख्त चेयरमैन रहे। ये जो सख्ताई थी, ये सख्ताई किस चीज़ के लिए सख्ताई थी, क्यों इतने सख्त रहे सर? सब कहते हैं सर कि सारे, हम बहुत सारे वाइस चांसलर से मिलते हैं, चांसलर से मिलते हैं, कहते हैं करंट जो हमारे जो चेयरमैन रहे, ये चेयरमैन हैं, ये बड़े ही सख्त हैं। क्या ये फौज की वजह से या आपके कहें कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सख्त नहीं। अगर हम जब मुझे एक प्लेसमेंट हुई है, मुझे बताया गया है, मुझे एक मिशन दिया है, हाँ जी, उस मिशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि रेगुलेटरी कमीशन को मैंडेट दिया था कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हाँ जी और सर, जो सेंट्रल संस्थाएं हैं जो जी। पूरे एजुकेशन को रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलाती हैं, बिल्कुल, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो वो रूल रेगुलेशन को मैंने इम्प्लीमेंट किया। हाँ, उसमें कुछ एक लोगों को तकलीफ ज़रूर हुई होगी, जी, जी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना ज़रूरी है। बिल्कुल, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, लचक होनी चाहिए। जी, लेकिन अगर वो लचक आपको क्वालिटी एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं, करप्शन की तरफ ले जा रहे हैं और बिल्कुल हॉलोनेस ला रहे हैं सिस्टम में, हाँ जी, वहाँ हाँ पर जी। सख्ताई की ज़रूरत है। बहुत अच्छा किया सर। एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है सर, जो कि दुनिया बदल सकता है और आपने उसको बदलने की कोशिश की, बदल भी दिया काफ़ी हद तक। अब हिमाचल के अंदर सर, हम लोग जो पहले पंजाब में प्रॉब्लम थी, अब वो धीरे धीरे माइग्रेट होकर के वो हिमाचल में आ गई है। नशे की बहुत ज़्यादा यहाँ पर युवाओं में हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा लत जाती जा रही है, इतने ज़्यादा वो नशे से भरते जा रहे हैं कि हर तरीके का नशा हिमाचल में पहुँच रहा है। इस पे सर आप हमको बताएं कि ये किस तरीके से रोका जाए, इस यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है?
ये नशे की आदत एक तो देखने से, कंपैरिजन से, और जब यूथ के पास समय अवेलेबल है और उसे लगता है कुछ भी करने को नहीं है, तो हाँ। शायद उसमें फंस जाता है। पीयर ग्रुप प्रेशर होते हैं, बहुत से कारण हैं। जी, जी। ये आपने सही कहा कि पंजाब के बाद हिमाचल में काफ़ी ये आदत पड़ गई है यूथ को, जी। और इसके लिए हिमाचल सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। बल्कि यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट, जो डीजीपी पुलिस की लेवल में बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बेसिकली यूथ को हमें इन्वॉल्व करना है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जी। में, और लगातार अवेयरनेस जनरेशन, लगातार चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है। संस्कार सिर्फ घर से ही नहीं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उन्हीं को लगातार चेक करना है और बताना है बच्चों को। ये 1-2 लेक्चर देने के बाद कि नशा ख़राब है, इससे नहीं होगा। जी, जी, इसमें जी। लगातार एंगेजमेंट की ज़रूरत है, और इसमें पूरी सोसाइटी की एंगेजमेंट की ज़रूरत है। जी। ऑब्वियसली जो नशा के व्यापारी हैं, उनको तो पनिशमेंट होगी। लॉ के हिसाब से मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को लगातार एंगेज करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और नशे के बारे में लगातार उनको जानकारी दें कि क्या ये, इससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ ओनली वे। इट इज़ अ लॉन्ग बैटल, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट बट अ लॉन्ग बैटल। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया सर। चंद्र साहब, इसी चर्चा को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और जो बातें जो आज तक कभी किसी से कही नहीं गई, उन पे हम लोग सीधी बात करते हैं, आपसे दिल से बात करते हैं। ये देश जनरल साहब डिजास्टर से भरा पड़ा है। हर साल कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं लैंडस्लाइड आ रही है, कहीं एवलांच आ रहे हैं। इतने डिजास्टर आते हैं इस देश के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है पहाड़ के लोगों को डिजास्टर में ग्राउंड जीरो तक जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो पहुंच नहीं रही। हालांकि आपने ये सिलसिला जारी किया है, चालू किया है, आप काफ़ी इसमें प्रयास भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के आपके क्या विचार हैं, और किस तरीके से इसको ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंट किया जाए। सही कहा आपने। देखो, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हो रहा है, जी, जी। और इसको हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज वैसे नज़र नहीं आता, लेकिन वर्षों में हाँ जी। कितनी तब्दीली हुई है मौसम में, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जैसे आपने कहा, मड स्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर मेल्टिंग से लेकर आप जितनी भी विपदाएं आपदाएं आ रही हैं, हाँ जी। उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका वायलेंस जी। बहुत तेज़ है। और इसमें अचानक अपने हिमाचल में आपने पिछले 2-3 साल में देखा होगा, जब स्नोफॉल होती है तो पेड़ गिर जाते हैं, बहुत सारे लैंड स्लाइड्स आ जाती हैं, मानसून्स के समय मड स्लाइड्स आ जाती हैं, और जितनी भी नदी नाले हैं वो एक बड़ा भयानक रूप अपनाते हैं, और कई लोगों को, गाँवों को बहा कर ले जाते हैं। तो ये क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट है, और ये आगे और ख़तरनाक रूप लेगा। तो इसकी तैयारी कैसे करें, क्या करें इसके लिए? पहले तो ऑब्वियसली हमें अपनी बेसिक जो डेवलपमेंट मॉडल है, मैं सच कह रहा हूँ, ये इसमें कई लोग एग्री नहीं करेंगे, हमारा जीडीपी बेस्ड कंज्यूमरिज्म का जो डेवलपमेंट मॉडल है, उसको चेंज करना पड़ेगा। हम बड़े बड़े गर्व से हमारी सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी का विशेष नाम नहीं लूँगा, कहते हैं कि डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें बनती हैं, क्योंकि हर घर चाहेगा कि गाड़ी मेरे घर तक आए, लेकिन उससे विनाश कितना हो रहा है। एक पेड़ जब कटता है, हज़ार लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसके साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। जी, जी। अब हाईवेज़ बनते हैं बड़े बड़े, हाँ जी। और तबाही हो जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट मॉडल है, जीडीपी बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, इसको फिर से देखना पड़ेगा। नहीं तो इन डेवलपमेंट की होड़ में, दौड़ में जी, जी। हम अपना बहुत ज़्यादा पोर्शन नेचर का, पर्यावरण हम खो रहे हैं, जी, और जी। उसकी वजह से विपदाएँ आ रही हैं। जी, तो जी। एक तो ये कि हमें अपना पॉलिसीज़, दूसरा हमारी खाने की हैबिट्स, बिहेवियर पैटर्न जो है हाँ जी, हाँ जी। लोगों का, उसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, और नेचर के साथ कनेक्टेडनेस बनानी पड़ेगी। एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा बनेगा अल्टीमेटली कि नेचर के साथ कनेक्टेड कैसे रहें हम लोग। जी, जी। कनेक्टेड का मतलब उसके साथ रहना आना चाहिए, हमारी बिल्डिंग्स नेचर के साथ ब्लेंड हों, हमारा रहन सहन नेचर के साथ ब्लेंड हो, वो देखना पड़ेगा। और तीसरा, विपदाओं के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए
प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में कुछ एक यंग बच्चे जो गांव में ही रहते हैं, ये नहीं कि वो नौकरी के लिए बाहर, जो खेती बाड़ी करते हैं, जी, जी। जो एक्चुअली बिल्कुल गांव से जुड़े हुए हैं, उनको ट्रेनिंग प्रदान करनी पड़ेगी डिज़ास्टर की। और डिज़ास्टर के 100 रूप हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग जिसमें उनको इक्विपमेंट दिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, इसके लिए हिमाचल सरकार कर रही है। उन्होंने कई बार अग्नि वॉरियर के नाम पर, कई जगह उन्होंने हेल्थ वॉरियर के नाम पर कई वॉरियर टाइप क्रिएट किए हैं, लेकिन एन मौके में मोबिलाइज करना, हाँ जी, हाँ जी। ये एक बड़ा भारी चैलेंज है। तो ये 3 जगह, एक तो एजुकेशन सिस्टम, अब जो इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पैटर्न को, हमारी आदतों को सुधारना, दूसरा पॉलिसीज़ विच आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स नेचर, जी, जी। एंड तीसरा ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया। जनरल साहब, आपने नेचर को अपना गुरु माना है और आप नेचर से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, बिल्कुल। दूसरों को सिखाते भी हैं। और आज जब हम नेचर को देखते हैं तो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेकर के इश्यूज आते हैं, कई लोग चर्चाएं भी करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम जाते हैं तो उसको, एनवायरनमेंट को, अपने को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ हो नहीं रहा। आप अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं, और ये कैसे संभव हो सकता है कि हम लोग सब इसमें मिल करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित होकर के हम अपनी नेचर को बचाएं, अपने एनवायरनमेंट को बचाएं? बहुत पॉलिसीज़ बनी हैं, रूल्स रेगुलेशंस बने हैं जी। यूनाइटेड नेशन से बड़ी हिदायतें आई हैं, और हमें बहुत कुछ अचीव करना है उनके हिसाब से। लेकिन ये पॉसिबल गवर्नमेंट अगर करे तो गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, लेकिन जिस तरह की हमारी कंट्री की वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो उसके हिसाब से चल नहीं पाएगा। तो इसमें रोल बढ़ जाता है हर एक इंडिविजुअल का, हर एक स्टेक होल्डर्स हैं इसमें आप NGOs को लीजिए, NGOs का रोल बहुत बड़ा है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एजुकेशन सिस्टम, हर एक को, इंटरडिसिप्लिनरी जो हमारे ग्रुप्स हैं, उनको एक होकर ये इसमें काम करना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिविजुअली अगर हम देखें कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इसमें कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, चांस ही नहीं है। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट फेल भी हुई है, और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाने के नाम पर क्षति नेचर की हो रही है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल NGOs का आ जाता है, और इंडिविजुअल लोगों को किस हिसाब से मोटिवेट, कैटेलाइज करें, इंस्पायर करें कि नेचर के साथ आप जुड़ो और इसको बचाओ। बहुत बढ़िया। जनरल साहब, हम बात करें इसकी, अपनी NGOs के बारे में बात करना चाहते हैं। आपने अपने 2 NGOs बनाई हैं, और आप खुद भी उन NGO के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो सरकार भी नहीं कर पा रही है। आप जंगल की आग तक बुझा रहे हैं, कैसे? मैं जैसे ही आर्मी से वापस घर आया, तो सबसे पहले यही सोचा कि समाज में कैसे फिर से, जब फौजी अपना घर छोड़ के जाता है और वापस 40 साल बाद आता है, तो सब कुछ बदला हुआ मिलता है, सब कुछ, रिलेशन बदले हुए मिलते हुए हैं, और लोग बदले हुए मिलते हैं, पूरा वातावरण। तो अपने को रीस्टैब्लिश करने के लिए, अपने अस्तित्व को फिर से जागृत करने के लिए उस समाज में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैंने सोचा समाज सेवा, और समाज सेवा में सबसे पहले मैंने नेचर को ही देखा कि कैसे मेरे घर जहाँ बना हुआ है, आसपास आग लगी हुई है, तो और किस हिसाब से यहाँ पर एनवायरनमेंट का खराब हो रहा है। सुनने को आया आपने खुद ही अपनी गाड़ियाँ उठाई, खुद ही पानी भरा, खुद ही उसको बुझाने पे लग गए। हाँ मतलब जी, ये कहाँ से, किस तरीके का मोटिवेशन, क्यों आपने गवर्नमेंट की हेल्प नहीं ली, या फायर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की फायर ब्रिगेड इतनी बड़ी बड़ी, अब छोटे छोटे रास्तों में वो गाड़ियाँ आ ही नहीं सकती। तो छोटी छोटी हमारे पास जीप्स थी, जीप में टैंक फिट कर रखा था, उससे करा। आपको याद है कि कोरोना भी आया था, और कोरोना के समय हमारी अतुल्य शिव शगुन वेलफेयर फाउंडेशन 6 सिग्मा के साथ मिलकर हमें एक हॉस्पिटल भी खोला नाहन में, जिसमें पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास लोग ठहरे, और आप लोगों की सहायता से ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह किए। तो ये सब शुरू हुआ। सबसे पहले अतुल्य शिव शगुन ऑर्गेनाइजेशन खोली, जो कोरोना काल में काफ़ी जिसने काम किया 6 सिग्मा के साथ मिलकर, और उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन ने वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इंगेजमेंट, और जितनी हमारी वीर नारीज़ हैं उनके साथ मेरी वाइफ हैं जो CEO हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम किया। ये जो आग वाली घटनाएं हैं, जहाँ पूरे हिमाचल में स्पेशली ये चीड़ पाइन वाले जो फॉरेस्ट फायर काफ़ी है, बहुत इन्फ्लेमेबल हैं, तो यहाँ पर आग लगने के कई कारण हैं, लेकिन 99% ह्यूमन क्रिएशन है ये।
ह्यूमन अच्छा। बींग्स के कारण, लोगों के कारण आग लगती है, और फिर उसके बाद आग एक बार लगे तो बहुत नुकसान करती है। उस समय आग लगने के समय जानवर अपने बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, जितनी चिड़ियाँ हैं उस समय उनके एग्स ले होते हैं, तो देखिए जब आग लगती है सब खत्म हो जाते हैं। तो हमने देखा कि इसमें कुछ करना चाहिए, तो इसलिए हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी, पहाड़ी समाज पर्यावरणीय कवच, जिसमें ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन शामिल हैं। जी, और जी। इस ऑर्गेनाइजेशन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती है, सोलन, शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहाँ पर एक्स सर्विसमैन को हम मोबिलाइज़ करते हैं जब ऐसी घटना होती है। और इस बार काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हमने मतलब काफ़ी रिटायर फॉरेस्ट। होने के बाद भी आपने अपनी खुद की एक सेना बना करके ऐसा नेक काम आप कर रहे हैं। जनरल साहब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये देवभूमि बोले जाते हैं और यहाँ पर तमाम यात्राएं होती हैं जो कि पहाड़ों में होती हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, मदमहेश्वर, तुंगनाथ। ऐसे ही हिमाचल के अंदर श्रीखंड महादेव, मणिमहेश यात्रा, किन्नर कैलाश। अब कई यात्राओं तक रोड तक पहुंचाया जा रहा है, तो क्या ये खतरा नहीं है एनवायरनमेंट को, ये खतरा नहीं है पहाड़ को? बिल्कुल सही कहा। देखिए, यात्राओं का मतलब क्या है? यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, और पुराने ज़माने के जो ढंग थे कि घर छोड़कर उसके में पैदल यात्रा, उसका मेन मकसद क्या था? हेल्थ ओरिएंटेड। हाँ, कि आप बिल्कुल। जब पैदल चलेंगे, आप अलग अलग स्थानों से जाएंगे, कई बार तो नंगे पाँव चलेंगे आप, तो आपकी जो पूरा शरीर है वो अनकंफर्टेबल तो होगा, लेकिन हम्म, उसी पेन से आपकी पूरी बीमारियां दूर हो रही हैं। आप चल रहे हैं और चलकर आप कभी पानी के अंदर से जा रहे हैं, कभी मिट्टी में चले हुए हैं, कहीं पे कंकड़ हैं, कहीं पे बारिश और बर्फ़ भी है, तो आपको रिपेयर करती है। एक नीत्शे की फ़िलॉसफ़ी का है कि कंफर्ट इज़ द एनिमी ऑफ अचीवमेंट। अगर आप कंफर्ट देखेंगे, जी, जी। आपको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये यात्राएं बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन पैदल यात्राएं ज़रूरी हैं। अब वो जैसे अब हमारा चूड़धार एक पवित्र जी, शिव जी, का बिल्कुल हिमाचल में। वहाँ पर 6 किलोमीटर तक रास्ता बना दिया है, लेकिन उसके बाद लोगों ने ही बंद कर दिया कि नहीं हम्म, होना चाहिए, क्योंकि सैंक्चुरी का इलाका है। लेकिन क्या होता है कि मैंने नेपाल में देखा, जब वहाँ पर असिस्टेंट डिफेंस अटैची पोस्टेड था, कि वहाँ के गांव के लोग रास्ता नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो टूरिस्ट आएगा वो चलकर ऊपर तक पहुँचेगा 5 दिन में, तो वो गांव-गांव ठहरते हुए जाएगा, गांव के कल्चर के बारे में समझेगा, और उसको और ज़्यादा मालूम पड़ेगा पूरी जी, जी। प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पर जब रोड बन जाती है, 2 घंटे के अंदर आप गाड़ी पकड़ी और ऊपर गए, पहले तो कार्बन फुटप्रिंट पड़ेगा, दूसरा आपको 2 जगह दुकानें नज़र आएंगी, एक तो बेस में और एक टॉप में मंदिर के पास, जहाँ पर प्लास्टिक फैलाएंगे, और जो टूरिस्ट आएंगे उनको वो सेल्फी लेकर, भगवान की पूजा नहीं हुई, वो यस, यस। मेडिटेशन होता है, जब आप एक एक स्टेप लेते हुए अपने हम्म, सांस को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, तो एक बिल्कुल मेडिटेटिव रूप होता है। सही तो ये बात। तो इसके ऊपर टोटल बैन होना चाहिए। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एजिटेशन भी करेंगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे पवित्र स्थानों में जी, जी, गाड़ियों का प्रबंध किया जा रहा है। जी। अभी जैसे अमरनाथ में रोड बन रही है और आप देखिए, अभी भी यात्रा में लगभग 5-10 दिन यात्रा चलती है, शिवलिंग पिघल जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। वहाँ यात्रा खत्म होती है तो हज़ारों टन कूड़ा निकल रहा है, किसी भी यात्रा में। Yes. तो कहीं न कहीं मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जो एनजीओज़ आपने स्थापित की हैं, इनको ये जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर, उसमें भी लोगों को एजुकेशन का एक काम दिया जाए। हालाँकि आप कर भी रहे हैं जनरल साहब। जनरल साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा ही यूनिक सा क्वेश्चन है, यूनिक सा काम आपने किया है। साई यूनिवर्सिटी जो कि पालनपुर में है, वहाँ पर आपने एक नया डिपार्टमेंट चालू करवा दिया, और डिपार्टमेंट भी एकदम अनोखा, शिव प्रबल डिपार्टमेंट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर। ये कैसे, इसके पीछे क्या एम है, और ये एकदम ऐसा यूनिक सा काम कैसे, किस तरीके से? देखिए, जब मैं चेयरपर्सन था तो मैंने इस यूनिवर्सिटी को, जो पालमपुर के नज़दीक है, देखा, और मैंने सबसे पहले ये कहा कि इस यूनिवर्सिटी में नॉर्मल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। धौलागिरी के 12,000 के पहाड़ आपको देख रहे हैं, पहाड़ों के बारे में स्टडीज़ शुरू कीजिए, और इन्होंने वो मेरा आइडिया लिया और ये डिपार्टमेंट शुरू किया। अब आप देखेंगे कि हमारे पूरे नॉर्दर्न रीजन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे बहुत से माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिम, निम, सिम नाम के। अरुणाचल में एक है, एक सिक्किम में बन गया,
उत्तरांचल में 2 हैं, जम्मू कश्मीर में 1 है, हिमाचल में स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अभिमास। तो इन इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है कि जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग देते हैं और उनको पर्वतारोही बनाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग के बाद, और फिर वो माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में जा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे हर एमओडी में वेट, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में वेटिंग 3 से 4 साल की है। बिल्कुल। इतने लोगों की रुचि है माउंटेनियरिंग सीखने के लिए। तो मैंने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो पहाड़ों के साथ लगी हुई हैं, और उनमें ये एजुकेशन और ये प्रबंध क्यों ना किया जाए। तो जी। इसलिए हमने ये खोला, और इसका जो इसमें वर्टिकल 7-8 वर्टिकल्स हैं। एक तो आ गया आपका बेसिक माउंटेनिंग ट्रेनिंग। अब हम यहाँ पर एक स्पीड क्लाइंबिंग वॉल बनाई है 20 मीटर्स की, अच्छा, ओलंपिक साइज़ की है। बहुत तो अच्छा। उसमें स्पीड क्लाइंबिंग के बारे में पूरा कोर्स चलता है। हम्म, फिर इसके साथ हमने वर्टिकल जोड़े हैं। बीर बिलिंग नज़दीक है, जहाँ हम्म, पर पूरा पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग भी होती है, और एक टूरिज़्म हॉट स्पॉट है। जी। वाइट वाटर राफ्टिंग, मड साइकिलिंग, इस तरह के कई वर्टिकल्स बनाए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि अभी तक जितने टूर ऑपरेटर्स हैं और जितने भी गाइड्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके पास फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ यही जो एमओडी के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं से प्राप्त हुई है। लेकिन भीड़ इतनी है, इतने लोग इसमें आना चाहते हैं, और Yes. गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी आ गई हैं कि जब तक आपके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन ना हो, तब Right. तक आप ये सब ऑपरेट नहीं कर सकते, ना आप गाइड का काम कर सकते। एडवेंचर एक्टिविटीज। तो ये ज़रूरी है कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस लाएं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ें, टूरिज़्म रिलेटेड, प्लस माउंटेनियरिंग का जो अगर स्टडी कोई करेगा वो हाई राइज बिल्डिंग को भी देख पाएगा, कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन में भी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के बाद। बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, हमारी शुभकामनाएं हैं उसमें। थैंक यू। जनरल साहब, आपने यात्राओं को मजबूत बनाने का भी काम कर रहे हैं। अब पीछे हमने देखा कि श्रीखंड महादेव इतनी टफ यात्रा होती है, उसमें आपने अपने लोगों को भेजा, रेस्क्यू भी किया वहाँ पर। तो ये जो यात्राओं को मजबूत बनाने का आपने बेड़ा उठाया है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए, इनफैक्ट इसकी जो मेरे को मोटिवेशन मिली वो तो सिक्स सिग्मा से ही मिली। जी। जब मेरे को मालूम पड़ा कि सिक्स सिग्मा और आप उसके सीईओ की यात्राओं में इस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया। पहले मुझे इसका जी। पूरा ज्ञान ही नहीं था। तो ये आपको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा इसके थैंक यू लिए। सर, थैंक यू। लेकिन बहुत कुछ करना है आगे यात्राओं के लिए। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। इस प्रवृत्ति का की सोच है मेरी कि हाई ऑल्टीट्यूड हर किसी के लिए नहीं है। जी, बिल्कुल। हाँ, यहाँ हम आम ठीक है, हमारी फ्री कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई कहीं पे भी जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट हो रहा है वो ग्लेशियर्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ह्यूमन फुटप्रिंट जी। बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नंबर 1 रेगुलेट, नंबर 2 टेक्नोलॉजी इन फॉर्म ऑफ जो आप कहते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स, हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियाँ, इनको रिड्यूस करना और कम करना, और सिर्फ लिमिट करना कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, वो ज़रूरी हो गया। ये नहीं कि टूरिस्ट आएँ और बैठें हेलीकॉप्टर में और जाएं। वो कार्बन फुटप्रिंट की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तीसरा ये है कि हम जितने भी लोग यात्राओं से जुड़े हुए हैं, जो जी। यात्राओं में असिस्ट कर रहे हैं, वो भी ट्रेंड हों। उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ऐसे ही इंस्टीट्यूशन, निम, जिम और ये प्राइवेट जो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बने हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के और माउंटेनियरिंग के, वहाँ ट्रेनिंग दी जाए। तो और चौथा मेडिकल, जो आप लोग बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं। जी। मेडिकल, वो भी हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल जो सुविधा होती है वो हर किसी के को नहीं आती। हाई एल्टीट्यूड में अलग टाइप की बीमारियां हैं, अलग टाइप के इम्पैक्ट्स हैं। यस, यस, उसके बिल्कुल। बारे में जानकारी और फैसिलिटी मंदिर तक पहुंचे, ये ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हाई ऑल्टीट्यूड में टूरिज़्म जो है सिलेक्टिव हो। हर किसी की बात नहीं है, हर कोई नहीं जा सकता। तो गाड़ी में बैठकर सेल्फी खींचकर आ जाएं और कह दें कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, जी, जी। वो एनवायरनमेंट को दूषित कर रहा है। बहुत अच्छा आपने कहा सर, बहुत ही आपने। मैं जानना चाहता हूँ जनरल साहब, आप वैसे तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं इन चीज़ों में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको खाली टाइम मिलता है तो उस खाली टाइम में आप क्या करते हैं? क्या किस तरह की हॉबीज़ हैं आपके अंदर?
सबसे पहले तो जब भी मेरे को समय मिलता है मैं फॉरेस्ट में चले जाता हूँ अकेला फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पर अब जैसे हम दोनों बैठे हैं, हमारा हाँ जी। इंटरेक्शन हम दो का है, हाँ जी। लेकिन फॉरेस्ट में जब आप डीप फॉरेस्ट में जाएंगे आपका इंटरेक्शन 1000 क्वालिटी से होगा। कहीं पर आप देखेंगे बटरफ्लाई, कहीं पे आप देखेंगे वर्म, कहीं पे आप डिफरेंट वनस्पति नज़र आएगी, कहीं पे आसमान में उड़ते हुए पंछी नज़र आएंगे, कहीं पर आप अपने सांस के ऊपर ध्यान देंगे। तो आप उस फॉरेस्ट में आप हज़ारों क्वालिटीज़ से बातचीत कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं फ़ोटोग्राफी में बहुत इन्वॉल्व हूँ। तो जहाँ जाता हूँ मैं अपने साथ बर्ड फोटोग्राफी और जितनी भी नेचर से ताल्लुक़ फ़ोटोग्राफीज़ हैं, क्रिस्टल्स जितने जो स्नो क्रिस्टल्स के ऊपर फ़ोटोग्राफी, एक कंसेप्ट होता है फ्रैक्चरल कंसेप्ट, उसके ऊपर फ़ोटोग्राफी, बड़ी यूनिक स्मोक फ़ोटोग्राफी। तो इनके ऊपर मैं अध्ययन करता हूँ और बना भी रखी हैं कुछ किताबें। और लास्ट में कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मौका मिले तो मैं ये जो मशरूम्स हैं, वाइल्ड मशरूम्स, उनकी फोरेजिंग, उनको देखना, ये भी एक फॉरेस्ट में जाते हुए, ये भी एक हॉबी है मेरी। वेरी गुड। लेक्स में भी आपने काफ़ी स्टडी किया है। जी। ये बड़ा एक गंभीर विषय है, क्योंकि लेक्स हमारे ड्राई हो रहे हैं और हमारी स्ट्रीम्स जो हाई अल्टीट्यूड स्ट्रीम्स है, ग्लेशियर जल्दी पिघलने के कारण वहाँ पर पानी जल्दी भर जाता है, लैंडस्लाइड होती है, फंस जाता है और उसके बाद परले। तो हमने देखा कि कुछ एक लेक्स जो लो ऑल्टीट्यूड के लेक्स हैं, लो ऑल्टीट्यूड के जो पॉन्ड्स हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं, वो तो सिल्ट आकर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। उसमें एक दिखावा है कि क्लीन हो रही है और बहुत सा पैसा भी गवर्नमेंट का जा रहा है, बट इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है, वो लेक्स को बचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो चिंता का विषय है वो हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स है, उनको कैसे बचाएं। अब देखिए टूरिज़्म खोल दिया गया है हर जगह और वो प्रिस्टाइन अच्छे लेक्स जो हैं वो वहाँ पर कैंपिंग अलाउड हो चुकी है, सब कुछ अलाउ हो गया है। वहाँ पर क्या होगा कि अल्टीमेटली जितना वेस्ट है वेस्ट वहाँ डंप होगा। हाई ऑल्टीट्यूड से वेस्ट को निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अभी देखिए हमने चूड़धार में हमने 400 केजी वेस्ट निकाला। ज़्यादातर क्या होता था कि वहीं पर वेस्ट को जला देते थे। प्लास्टिक जब जला रहे हैं तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और नुकसान कर रही हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड में टूरिज़्म जब ओपन होता है और लेक के आसपास जो कैंप्स होती हैं तो वहाँ पर जो वेस्ट को वापस लाना लोअर ऑल्टीट्यूड में एक बहुत बड़ा कार्य है और इसमें बहुत से लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, बहुत सी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। अब इतना परेशान कौन हो, बहुत मुश्किल। इसके लिए बड़े डेडिकेटेड लोग चाहिए, अदरवाइज लोग मैक्सिमम पत्थर के नीचे और मिट्टी के नीचे वेस्ट दबाकर वापस सेल्फी लेकर आए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसमें हमारी शुभकामनाएं हैं उसमें। जनरल साहब, आपने इस पूरे इतने सारे जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपने अपने परिवार को भी इन्वॉल्व किया है, मैडम को भी आपने साथ में लिया है और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। एक एनजीओ में आपने उनको सीईओ भी बनाया है। तो मैडम जो साथ चलती हैं, जो कहते हैं ना, जब साथ में एक साथी साथ चलता है तो और भी मजबूत काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं। किस तरीके से? मेरी वाइफ सिमी, वो भी पहाड़ी है, शिमला में उनका जन्म स्थान है और वो भी जब फौज में मेरे साथ विवाह हुआ तो वो भी एक उनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि फ़ौज में बहुत परिवार हैं और उनको देखभाल। तो जहाँ जहाँ हो सका, जहाँ जहाँ परमिटेड था, मेरे साथ रहे और मेरे साथ, क्योंकि मेरे पहले से ही ट्रैकिंग की आदत है तो उन्होंने भी ये अपनाया और ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा माहिर हो गई हैं। अच्छा, और बहुत बढ़िया। साथ में क्योंकि हमारे आर्मी में बड़ा ज़रूरी है कि आर्मी की जो फैमिलीज़ हैं, परिवार है, उनके साथ लिंक रखना, कनेक्शन रखना बड़ा। तो एक मेरी वाइफ एक मेरी स्ट्रेंथ बनी कि जितने जब कैजुअलिटीज़ होती थी, टेररिस्ट एक्शन में कोई मारा जाता, शहीद होता था, तो उसके परिवार के पास जाना, उसको कैसे संभालना उस समय, ये मेरी वाइफ का काम था। और लास्ट में अभी जब हम वापस अपने घर आए हैं तो जितने भी सिरमौर में अभी तक जितने भी वीर नारियाँ हैं और जितने भी फैमिलीज़ हैं, तो मेरे वाइफ का काम है उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, कोई परेशानी हो वो जानना। बहुत बढ़िया सर, ये जोड़ी ऐसे ही चौके छक्के मारती रहे और खूब लोगों की सेवा करती रहे।
सर आपने अपने जो विचार शेयर करिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट करेगा और कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करेगा। तो जब बात कनेक्शन की आती है तो आपसे कनेक्ट किस तरीके से होगा? एक तो कम्युनिकेशन मोड जो है कि हमारा एड्रेस, मोबाइल और हमारा वेबसाइट, ये सब ईमेल, ये सब तो है ही। दूसरा कि मैं हर जगह जा रहा हूँ और जहाँ जा रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को जोड़ूं, लोग मेरे साथ जुड़ें और एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम नेचर के साथ एक मूवमेंट शुरू हो जाए। तो अभी तक मूवमेंट नहीं है, अभी तक हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने की मूवमेंट नहीं है। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पहुंचूं लोगों तक, विनस्पत लोग मेरे पास आए, मैं पहुंचना चाहता हूँ। और क्या सोच है आपकी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू।